लो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में। इससे पहले आपने लगान के अर्थ के बारे में पढ़ लिया और लगान के आधुनिक सिद्धांत को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर मैंने आधुनिक लगान सिद्धांत के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और अपलोड किया हुआ है, अब लिंक दे रखा है, देख सकते हैं। तो रिकॉर्ड से पहले वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसको भेदात्मक लगान सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और जिनको प्रतिपादित करने में प्रोफेसर माल्थस, टोरेंट्स, बेस्ट आदि बहुत ही बड़े बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने जो है लगान के बारे में अलग अलग तरीके के सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन रिकार्डो का जो सिद्धांत रहा थोड़ा वैज्ञानिक था। उन्होंने कुछ सिद्धांतों के अनुसार कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली अपना सिद्धांत दिया, जिसको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रैंड भी कहा जाता है। रिकॉर्डे ने एक्चुअली में कहा क्या, जब उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो लगान के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लगान भूमि की उपज का एक भाग है जो भूस्वामियों को भूमि की मौलिक अविनाशी शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में दिया जाता है। मतलब आपके पास जो भूमि है, आप भूमि के मालिक हैं, आपने अपनी भूमि के उपयोग करने के लिए आपने किसी कृषक को दे रखा है और उस कृषक ने उसका उपयोग किया, बदले में जो भी उसकी उपज प्राप्त हुई, यानी कि जो भी उर्वरा शक्ति का प्रयोग करके उसने उत्पादन लिया, उस उत्पादन का एक भाग जब वो उसके मालिक को रिटर्न करता है तो वही उसको लगान कहते हैं। इसका मतलब होता है भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग लगान का निर्धारण होता है। जिस भूमि की जितनी अधिक उर्वरता होती है उस भूमि की लगान भी उतना अधिक होता है। ये रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार ही निकल के आता है। तो रिकार्डो के सिद्धांत को, लगान के सिद्धांत को अगर हमें कंप्लीट और पूरा समझना है ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बातें ठीक ना कुछ कुछ मौलिक लगती हैं और कुछ कुछ ऊपर से जाती हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम ये कहेंगे इस सिद्धांत की मान्यता, किन चीज़ों को ध्यान में रख के, कौन कौन सी मान्यता है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी सिद्धांत समझ में आएगा। तो रिकार्डो के सिद्धांत की कुछ ठीक है ना मान्यता ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिद्धांत दीर्घकालीन, ये रिकार्डो ने कहा कि मेरा जो सिद्धांत है अल्पकाल नहीं है, दीर्घकाल की है। अब उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिकार्डो का सिद्धांत सीमांत भूमि तथा लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है। मतलब एक ऐसी भूमि जहां पर किसी प्रकार का लगान अभी जो है लगाया नहीं गया है, मतलब ऐसी खाली पड़ी भूमि जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। जब उसका उपयोग करना शुरू करेंगे तब लगान का निर्धारण कैसे होगा, मतलब जिस पर अभी तक कोई लगान निर्धारित नहीं हुई, खाली भूमि है, उसका लगान कैसे निर्धारित होगा जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह मान लिया जाता है कि भूमि पूर्ति की मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से सीमित। हम मानते हैं क्योंकि भूमि तो ऑलरेडी आपको पता है कि भूमि की जो क्वांटिटी होती है, जो भूमि का जो एरिया होता है वो हमेशा सीमित होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं भूमि की पूर्ति और उसकी गुण दोनों ही क्या है, सीमित है। ठीक है। नेक्स्ट, लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है। रिकार्डो का कहना है कि लगान केवल भूमि पर ही दिया जाता है, भूमि के अलावा उत्पादन के जो दूसरे साधन है उस पर लगान नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना कि लगान की जब भी बात होती है रिकार्डो के अनुसार वो भूमि पर ही होता है, भूमि की उर्वरता के आधार पर होता है, भूमि की उपयोगिता के आधार पर होता है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन है भूमि के अलावा उस पर लगान नहीं लगता है। फिर उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों को उनकी उर्वरता के क्रम में जोता जाता है, अर्थात यहाँ सबसे उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है और धीरे धीरे निम्न श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है। रिकार्डो ने ये कहा कि जब लोग एक खाली पड़ी भूमि पर खेती करने जाते हैं तो पूरे एरिया में सबसे पहले खेती वो वहीं पर करेगा जिसकी उपजाऊ क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जब वो जगह कर लेगा उतनी पर्याप्त नहीं होगी, फिर धीरे धीरे कम उपजाऊ की तरफ बढ़ेगा। मतलब सबसे पहले उपजाऊ और फिर कम उपजाऊ। अब यहाँ पर थोड़ा ये जो मान्यता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि लोग वहीं पर खेती होती करता है जो उसके पास में होता है, अवेलेबल होता है। अब वो ये नहीं देखता उपजाऊ, वो बाद में कैसे कैसे मापेगा, पॉसिबल नहीं है। वो खेती करेगा तभी तो पता चलेगा उपजाऊ है या नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने पास की जो उसके पास अवेलेबल खेती है वहीं पर जो है खेती करता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले जब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो समझ में आएगा। लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उर्वरता और स्थिति में विभिन्नता है। उन्होंने कहा कि जब लगान निर्धारण किया जाता है इसका मेन कारण जो है कि जो भूमि हमारे पास अवेलेबल है उसकी उर्वरता कितनी है
और उसकी स्थिति कैसी है, उसी आधार पर लगान का निर्धारण होता है। और नेक्स्ट ये है कि यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कृषि पर उत्पत्ति राशि नियम लागू होता है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये राशि गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि एक निश्चित भाग पर जैसे जैसे हम खेती करते चले जाएंगे एक समय के बाद उसकी उत्पादक क्षमता सीमित हो जाएगी, फिर गिरने लगती है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी भूमि के ऊपर उत्पादन का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत में एक्चुअली कहा क्या गया है, रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार क्या ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो रिकॉर्डों के अनुसार ये सिंपल एक बात में समझ में आया कि रिकॉर्ड ने ये कहा है कि लगान केवल और केवल भूमि से ही प्राप्त होता है, क्योंकि भूमि में ही कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो अन्य साधनों में देखने को नहीं मिलती। और ये विशेषताएं कौन कौन सी, ये समझना पड़ेगा। भूमि की दो प्रमुख विशेषताएं, नंबर एक, भूमि प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार है, कि भूमि को किसी ने फैक्ट्री में नहीं बनाया, भूमि किसी की देन नहीं है, भूमि का उत्पादन किसी ने नहीं किया, ये प्रकृति ने दिया है और निःशुल्क उपहार है मानव के लिए। तथा भूमि को प्राप्त करने के लिए समाज को कोई लागत नहीं लगानी पड़ती। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, भूमि की पूर्ति सीमित है, क्योंकि प्रकृति ने भूमि को बनाया है तो ये असीमित नहीं है, सीमित है समाज की दृष्टि से, अर्थात भूमि की मांग के तदनुरूप उसकी पूर्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है भूमि की सीमितता और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भूमि तो अपनी जगह पर है, प्रकृति ने जितना भूमि बना है जितने एरिया में उतना ही रहेगा, लोगों के बढ़ने के साथ भूमि के आकार बढ़ेगा नहीं। ये दो मेन पॉइंट है कि भूमि निःशुल्क है और दूसरा होता है कि भूमि की पूर्ति सीमित है। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डों के अनुसार, रिकॉर्डों से पूर्व जो प्रकृतिवादी थे, जो प्रकृति से जुड़े रहते, क्योंकि भूमि क्या प्रकृति की देन है, तो प्रकृतिवादियों ने लगान के निर्धारण के समस्या से अपनी बात ये कहा कि लगान प्रकृति की उदारता और सहयोग का परिणाम है, कि प्रकृति ने आपको दिया है, उसके बदले में आप उसकी जो कीमत अदा कर रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं, वही लगान है। किंतु रिकॉर्डों ने उसकी बात को जो है बताया और उसको सुधारा, कहा कि लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं बल्कि प्रकृति की कृपणता और सीमितता के कारण जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, रिकार्डो ने कहा कि लगान विभिन्न प्रकार की भूमियों की उर्वरता में पाए जाने वाले अंतर का परिणाम है, क्योंकि जो खेत होते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ये पर है, जो ये है ए कैटेगरी की खेत है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे अधिक उर्वरता, यहाँ पर उसके कम उर्वरता, यहाँ पर उससे कम। तो यहाँ पर भेदात्मक का मतलब होता है अलग अलग खेत अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसकी जो है लगा निर्धारण तरीका भी अलग होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक उपजाऊ है, इस पर लगान का भाग भी अधिक रहेगा, इस पर कम, इस पर और कम। ठीक है, क्योंकि इन सब के बीच में अंतर होता है, अंतर है तभी लगान का निर्धारण होता है। तो रिकॉर्डो ने जब लगान के निर्धारण की बात की उसको दो पॉइंट में ध्यान रखा, मैं दो शीर्षकों में कहा। एक तो लगान का निर्धारण विस्तृत खेती के संबंध में, जब खेती को अलग अलग तरीके से किया जाएगा, फैलाया जाएगा, पहले एक जगह फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। और दूसरा होता है गहरी खेती या गहन खेती, जब एक ही खेती में अलग अलग प्रकार से खेती किया जाता है तब। तो दो प्रकार से लगान का निर्धारण किया जा सकता है रिकॉर्डों के अनुसार। तो इन्हीं दोनों प्रकार को समझना है। सबसे पहले हम मेन पे आते हैं, जिसको बोलते हैं विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान का निर्धारण, रेंट इन एक्सटेंशन कल्टीवेशन। तो भूमि के ये कहना है, सॉरी रिकॉर्डों का ये कहना है कि लगान अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। अब समझिए ये कहा गया है कि रिकॉर्डों के अनुसार कि प्राचीन काल से ही जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, लोगों ने ये देखा कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, फिर उसके बाद कम उपजाऊ पे आती है, खेती किया जाता है, और उसके बाद जो है निम्न उपजाऊ के बाद, क्योंकि जब जनसंख्या का बोझ बढ़ता चला जाता है तो इसका मतलब खेती की दायरा बढ़ता है। तो ऐसे में क्या होती, तो सीमित है, हर जगह उपजाऊ नहीं मिलेगी, कुछ कम उपजाऊ, तब इससे भी काम नहीं होता तो लोग यहाँ तक बढ़ते हैं। तो इन सब के बीच का जो उत्पादन का स्तर होता है, जो उत्पादन की मात्रा होती है, उसी आधार पर लगान का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए हमने तीन कैटेगरी में
उपजाऊ भूमि को रखा, उपजाऊ भूमि ए, कम उपजाऊ की भूमि दैट इज बी, और निम्न उपजाऊ का मतलब होता है सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि में हम मान के चलते 30 कुंटल की पैदावार होती है। अब उपजाऊ भूमि कम पड़ गई, जनसंख्या को वो जो इतना बढ़ रहा है कि हमें खेती के लिए और ज़मीन चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, उसकी पड़ोस की दूसरी ज़मीनों पर खेत करना शुरू कर दिया जो उपजाऊ उतनी नहीं थी जितनी पहले वाली थी। लेकिन फिर भी क्या करना है, खेती तो करना है, हमें उत्पादन चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, परिवार का बोझ बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ए के साथ साथ बी पर भी उत्पादन करना, खेती करना शुरू कर दिया। जब बी पर खेती करना शुरू कर दिया तो बी से जो प्रोडक्शन मिला वो कितना मिला, 20 कुंटल का। यहाँ से गेहूं उत्पादन किया जाता, मान लो गेहूं का प्रयोग उत्पादन कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 कुंटल, और कैटेगरी बी वाले खेत से 20 कुंटल। अब 20 कुंटल पैदा कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, जनसंख्या फिर बढ़ गई और बढ़ गई। अब यहाँ से भी काम पूरा नहीं, अब ये लोग शिफ्ट हो गए उस खेती की तरफ जो बिल्कुल बेकार खेती है, जिससे वो नहीं, क्योंकि खेती करना है तो इन्होंने सी कैटेगरी वाले खेती पे भी, जो कि निम्न उपजाऊ है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो यहाँ पर जब खेती करने लगे तो यहाँ से केवल 10 कुंटल का ही प्रोडक्शन हुआ। तो इसका मतलब युवा सबका अंतर देखिए, अगर हम पहले ए का उत्पादन करते हैं बी का, इसके बीच में अंतर कितना है, 10 कुंटल का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 कुंटल का। तो ये जो 10 कुंटल का अंतर हो रहा है, एक्चुअली में यही लगान होगा रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार, कि यही लगान है कि दो सीमांत और अधिसीमांत के बीच के उत्पादकता का जो अंतर होता है ना, वही लगान होता है। इसी चीज़ को किसने, प्रोफेसर रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया है कि आपने जो अतिरिक्त उत्पादन किया वो सही, इनके बीच में अंतर आया, वही आपको लगान के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। ये है भूमि की उर्वरता के आधार पर लगान का निर्धारण करना, यही उनका कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट उनका आया रिकार्डो का, वो था गहरी और गहन खेती के अंतर्गत। अब क्या होता है ना, क्योंकि खेती की मात्रा सीमित होती है, हर बार खेतों को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब आपके पास जो खेती आप कर रहे थे वो आपकी सीमित खेती, इतनी ही आपकी खेती है, लेकिन अब आपको अपनी उत्पादकता बढ़ानी है। जब आप उत्पादकता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब उत्पादकता बढ़ाएंगे इस खेती में, मान लीजिए इस खेती में आप पहले जो है कितनी कुंटल खेती कर वो उत्पादन लेते थे, आप पहले जो है उत्पादन लेते थे 20 कुंटल का। अब आपने यहाँ पर दवा का छिड़काव किया, आपने कीटनाशक का दवा, आपने अलग अलग, तो ऐसे में दूसरे लेवल पे आपका उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, 30 कुंटल हो गया। आपने फिर से दवाओं का इस्तेमाल किया, अच्छे से खेती किया, अब उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, 40 कुंटल। इसका मतलब इन सब के बीच में आपका जो अंतर आया 10-10 कुंटल का उत्पादन में वृद्धि होना, यही आपका लगान कहलाएगा। ठीक है ना। और यही गहरी और गहन खेती की जब एक ही जगह पे खेती करते हैं, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से खेती की विधि का प्रयोग करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता या तो बढ़ती है या तो कम होती है। तो इसके बीच का जो अंतर आएगा ना, वही आपको लगान कहलाएगा, यही लगान है। ठीक है। तो इस दो आधार पर, दो पॉइंट पर, एक तो है कि विस्तृत खेती के आधार पर, दूसरा गहन खेती के आधार पर लगान का निर्धारण करना। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता है। ये तो सही है। अब बात ये होती है कि रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत के बारे से क्या क्या मिला। इस सिद्धांत दो पॉइंट जो बताया था, इन दो पॉइंट से निम्नलिखित बातें निकल के आई। नंबर 1, लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। लगान भूमि की उर्वरता में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरता अलग अलग होती है, सभी भूमि एक जैसा नहीं होता है। तो भूमि की उर्वरता के बीच का जो डिफरेंस है वही लगान का निर्धारण करता है। उसी आधार पर लगान निकल कर आता है। लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले में दिया जाता है, क्योंकि आपने वो भूमि का उपयोग किया, वहाँ से उत्पादकता आई, और उसी के कारण आपने क्या, उर्वरता के प्रयोग के कारण आप लगान दे रहे हैं। भूमि की पूर्ति और उर्वरा शक्ति सीमित होने तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि होती है। इसीलिए घटिया भूमि को भी काम में लगाना पड़ता है, तथा उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण गहन खेती की जाती है, जिसके कारण सीमांत इकाई के पूर्व की प्रत्येक इकाई के अतिरिक्त प्राप्त होता है। तो इसी को लगान कहते हैं। लगान सीमांत या अधिसीमित भूमि का अंतर होता है। रिकार्ड के अनुसार लगान उत्पादन लागत की एक ऊपर एक अतिरिक्त है।
इसीलिए ये उत्पादन लागत का भाग नहीं होता। लगान वस्तु की कीमत में सम्मिलित नहीं किया जाता। लगान को वस्तु की कीमत में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये लागत का अंतर बताता है। और रिकॉर्डों के अनुसार कृषि उपज की कीमत सीमांत भूमि की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। ये उनका पॉइंट था। लेकिन उनके सिद्धांत को तो चलो ठीक है, बहुत वैज्ञानिक था, लोगों ने स्वीकार भी किया, लेकिन कुछ लोगों, खासकर जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने इनके सिद्धांत को जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहा, उनके सिद्धांत को अस्वीकार किया। नहीं कि उनका सिद्धांत जो है वैज्ञानिक जरूर है लेकिन वही वास्तविकता से दूर है आधुनिक सिद्धांत अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो जब उन्होंने आलोचना की तो आलोचना करने के पीछे कुछ रीजन दिया। रीजन क्या था? सबसे पहले कि भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां एक काल्पनिक धारणा है, कि भूमि की मौलिक शक्तियां, अविनाशी शक्तियां एक जो है कल्पना रहित है। ये ऐसा नहीं है कि अविनाशी शक्तियां, अब जो उर्वरता नहीं है, मतलब ऐसी खेती जो बेकार पड़ा है, आज के समय में उसको तकनीक का प्रयोग करते हुए उसकी उर्वरता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। इसलिए भूमि की अविनाशी शक्तियाँ मतलब हुई क्या? क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आज के टाइम में हो सकता है दवाइयों का प्रयोग करके, केमिकल का प्रयोग करके, अलग अलग विधियों से किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर रिकॉर्डों का जो सिद्धांत है कि अविनाशी शक्तियाँ, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है। रिकॉर्ड ने कहा कि सबसे पहले ए ग्रेड वाली, सबसे अधिक उपजाऊ वाली खेती में किया जाएगा, उसके बाद जगह कम पड़ने पर उसकी निचली वाले उपजाऊ स्तर, उसके बाद सी स्तर में, सी ग्रेड में आएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। लोग वहीं पर खेती करना शुरू करते हैं जो उसके पास में होता है, जो उसकी उपलब्धि के आधार पर जो अवेलेबल खेत होता है वहीं पर वो खेती करना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि ये उर्वरता ज़्यादा है या कम है, क्योंकि उसको ज़रूरत है तो जहाँ उसको मिल जाए वो वहीं पर खेती करना शुरू कर देता है। सीमांत या लगानहीन भूमि की कल्पना मिथ्या है। लगानहीन भूमि तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी भूमि है किसी भी प्रकार का है, जैसा भी है, उसका कुछ ना कुछ लगान तो पहले से ही होता ही है और उसको तय किया जा सकता है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकालीन की मान्यता अवास्तविक है। पहली बात तो पूर्ण प्रतियोगिता कोई अवस्था होती ही नहीं है, ये कल्पना है। जब ये कल्पना है, इस आधार पर जो दूसरा सिद्धांत बनाया जाएगा वो भी काल्पनिक होगा। दूसरे, लगान का निर्धारण दीर्घकाल के लिए नहीं हो सकता। कभी लगान ज़्यादा कभी कम, ये होता रहता है, क्योंकि लगान का निर्धारण भूमि की उपलब्धता के आधार पर होता है। डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो लगान ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगी तो लगान ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दीर्घकालीन के लिए लगान का निर्धारण नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, लगान भूमि की मात्रा सीमित होने के परिणाम है, ना कि उर्वरता। लगान का निर्धारण किस आधार पर होता है? वो होता है उसकी सीमितता के आधार पर। अगर भूमि की उपलब्ध मात्रा कम है तो लगान भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपलब्धता कम है और मांग ज़्यादा है। जब मांग ज़्यादा होती है, उपलब्धता कम होती है, तो लगान भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि भूमि की उपलब्धता ज़्यादा है और उसकी मांग कम है तो लगान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सीमितता होने से लगान बढ़ता है, ना कि उर्वरता। ज़्यादा उर्वरता कम उर्वरता, इसका फर्क पहले नहीं होता, वो बाद के दिखा। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिकॉर्डर ने कहा है कि भूमि पर ही लगान लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्पादन के जो बाकी साधन हैं, जैसे पूंजी है, श्रम है, इन सब के ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ लगान होता है, बस उसका नाम बदल जाता है, लेकिन उन सब पर भी लगान। क्योंकि आप किसी श्रमिक से काम कराएंगे तो बदले में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मजदूरी या वेतन। तो काम करने के बदले में मजदूरी दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस श्रम का मजदूरी होता है, लगान होता है। लगान के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये कहा गया है आधुनिक अर्थशास्त्रियों की, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी उत्पत्ति के साधनों का कीमत तय किया जाता है, उसी के आधार पर भूमि भी उत्पादन का एक साधन है और उसको कितना दिया जाना है वो भी वैसे ही तय किया जाएगा जैसे कि अन्य साधनों की कीमतें तय होगी। तो इसके लिए आपको कोई अलग से सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान का निर्धारण भूमि की मांग और भूमि की पूर्ति के आधार पर होता है। इस चीज़ को मैंने आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एक्सप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं। लगान का निर्धारण लगान कीमत का निर्धारण नहीं करता है।
बिल्कुल गलत है। लगान कीमत के निर्धारण में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि किसी वस्तु की उत्पादन में उसकी लगान बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबकि जब वस्तु उत्पादन होता है तो लगान को उसकी कीमत के निर्धारण में ध्यान लगना पड़ता है। लगान जितना ज़्यादा, वस्तु की उत्पादकता में की लागत भी बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत के निर्धारण में लागत का एक अहम रोल होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका कंप्लीट पॉइंट था रिकॉर्डो का। इसमें भी कहीं पर भी कोई आपको डाउट लगता है कि कोई पॉइंट सर समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, जो पॉइंट जो लाइन जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, और मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि आपको समझाया जा सके। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई